नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। ये हमारा पॉलिटी सीरीज़ का 10वां लेक्चर है। इससे पहले लेक्चर में हमने 1 to 6 इतने जो चैप्टर्स हैं सिटीजनशिप तक इसको ख़त्म किया था और प्रीवियस 2 लेक्चर से हम फंडामेंटल राइट्स को देख रहे थे, ये जो कि 7 नंबर का चैप्टर है। तो लास्ट लेक्चर में हमने फंडामेंटल राइट्स को यहाँ तक ख़त्म किया था, जिसमें हमने राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स एंड ये जो है राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि फंडामेंटल राइट नहीं है अभी फ़िलहाल, इसको फंडामेंटल राइट से डिलीट कर दिया है और इसको आर्टिकल 300A में डाला गया है। तो 6 जो हम फंडामेंटल राइट्स हमें देखने थे उसमें से 5 हमने देख लिए कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स तक। उसके बाद आज के लेक्चर में हमें ये जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ये वाला फंडामेंटल राइट और उसके बाद हम ये 32 तक हमारे फंडामेंटल राइट हो जाएंगे। पर हमें फंडामेंटल राइट्स में, जैसे कि मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था, इसमें हमें 35 तक देखना है, आर्टिकल 35 तक। बाकी बचे हुए जो 3 आर्टिकल्स हैं 33, 34, 35 उसको भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब एक बार मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जैसे हमारा देखो यह फंडामेंटल राइट्स ये खत्म हो जाएगा ना, आज का लेक्चर में बचा हुआ जो भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमने जैसे डिसाइड किया था 2 दिन पहले और जो कल हमने इंप्लीमेंट भी किया कि हम सारे आर्टिकल को रिवाइज करेंगे। तो एक बार आज का जो बचा हुआ टॉपिक है ना उसको खत्म करते हैं। उसके बाद लास्ट में मैं सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल यहाँ 14 से दिया है ना, तो 12 से लेके पूरे 35 तक, 12 से लेके 35 तक फंडामेंटल राइट्स, और उससे पहले वाला जो है 1 से लेके 11 तक, जिसमें कि हमने देखा था यूनियन एंड इट्स टेरिटरी 1 से 5 तक, और दूसरा था सिटीजनशिप जो कि था 6 से 5 से लेके 11 तक। तो यूनियन और टेरिटरी में 1 से लेकर 4 तक था। तो ये सारे वापस रिवाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है आर्टिकल 32। क्या है आर्टिकल 32 में? राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट के स्टेटस से वंचित किया गया है, उसको फंडामेंटल राइट से डिलीट किया गया है। तो अभी ये लास्ट वाला फंडामेंटल राइट से जो कि 6 नंबर का है, यहाँ पे 7 लिखा है पर टेक्निकल वो 6 का है क्योंकि 6 नंबर हटा दिया गया है। तो ये लास्ट वाला है। तो आर्टिकल 32 इसमें क्या बोला जाता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अब क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो इससे पहले हमने देखा था क्या कि फंडामेंटल राइट्स जो है ना वो क्या है, अगर फंडामेंटल राइट्स उसका अगर वायलेशन हो जाता है तो हम कोर्ट्स में जा सकते हैं। मतलब वो है जस्टिसेबल, वो जस्टिसेबल है, उसके वायलेशन पे हम कोर्ट पे जा सकते हैं। और कोर्ट में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट जो है उसको उसके पास पावर है आर्टिकल 32 में, और हाई कोर्ट के पास पावर है आर्टिकल 226 में कि वो फंडामेंटल राइट्स का जब वायलेशन होता है तो इस आर्टिकल को यूज़ करके उस पर कुछ डिसीजन दे सकती है। तो वो डिसीजन कैसे दिया जाता है पता है आपको? अगर किसी आदमी का फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उस फंडामेंटल राइट्स के जो वायलेट हुआ है उसके खिलाफ कुछ रिट्स इशू करती है। समझ रहे? रिट्स मीन्स क्या? जैसे एक टाइप का ऑर्डर्स, वो ऑर्डर इशू करती हैं। तो वो जो ऑर्डर है जो फंडामेंटल राइट के वायलेशन पे ही इशू की जाती हैं, तो वो 5 प्रकार के ऑर्डर है, वो हमें आज के इस टॉपिक में देखनी। समझ गए आप? जैसे कि ये क्या है? हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी, को वारंटो। तो ये जो है ना ये रिट्स है, ये सुप्रीम कोर्ट इशू करता है फंडामेंटल राइट्स को के इन्फोर्समेंट के लिए। समझ गए आप? तो सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये रिट्स इशू करता है। कब इशू करता है? जब ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं अगर इनका वायलेशन हो जाता है, तो अगर हम कोर्ट में जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 ये राइट्स को इशू करता है। समझ गए आप? बस हमने एक चीज़ देखी थी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये नेशनल इमरजेंसी के टाइम सस्पेंड हो जाता है, अपने आप बंद हो जाते हैं, आर्टिकल 20 और 21 छोड़ के बाकी सारे अपने आप सस्पेंड हो जाते हैं। तो वो आर्टिकल 359 के तहत नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के सस्पेंड हो जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, B.R. अम्बेडकर जो है ना, जो अम्बेडकर साहब थे ना, इन्होंने बोला था आर्टिकल 32, आर्टिकल जो 32 नहीं जो पर देख रहे हैं हम रिट्स वाला, मतलब फंडामेंटल राइट को अगर वायलेशन हो जाता है तो उस पर जो सुप्रीम कोर्ट जो है रिट्स इशू कर सकते हैं। तो इस आर्टिकल में वो पावर दी गई उनको रिट्स इशू करने की। तो ये आर्टिकल 32 अकॉर्डिंग टू B.R. अम्बेडकर ये हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। समझ गए? तो ये क्वेश्चन आता है कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर B.R. अम्बेडकर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज अ हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन्होंने बोला था कि ये जो आर्टिकल 32 है ना हार्ट एंड सोल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये देखो यहाँ पे
तो इसमें हमें ये जो 7 नंबर का मतलब 6 नंबर का फंडामेंटल राइट है ना, टेक्निकली इसमें जो आर्टिकल 32, इसमें हमें दो चीज़ें देखनी। एक तो आर्टिकल 32 क्या है वो हमें देखना है। ऊपर हमने समझने की कोशिश की कि आर्टिकल 32 मीन्स क्या, जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो उसके खिलाफ कुछ रिट्स इशू कर दी जाती है, वो आर्टिकल 32 में दी। तो अभी आर्टिकल 32 क्या है उसको देखते वापस एक बार थोड़ा और डिटेल में, और ये जो रिट्स इशू की इसको भी देखते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है आर्टिकल 32। ये स्लाइड को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 32 में वही लिखा हुआ है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो जाता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट 32 के हिसाब से। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है, गारंटेड सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, आपके फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन होगा, इस चीज़ को गारंटीड कर दिया है। और वही चीज़ हाई कोर्ट ने भी की है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 32 में की है, हाई कोर्ट ने 226 में की है। और प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, आर्टिकल 32 को सस्पेंड कर सकता है। कब, नेशनल इमरजेंसी के दौरान। अब एक चीज़ आप समझने की कोशिश करो, सस्पेंड कर सकता है बट वो लॉ बना के नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है, जब नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो आप क्या कर सकते हो, आप अगर वायलेशन हो जाता है आपका आर्टिकल मतलब कोई भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो जाता है, आप सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हो उसके खिलाफ नेशनल इमरजेंसी के टाइम, उस टाइम पे आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि प्रेसिडेंट क्या कर देता है, जब नेशनल इमरजेंसी लग जाती ना तो वो ये आर्टिकल 32 को ही सस्पेंड कर देता है। इसका मतलब जब नेशनल इमरजेंसी होती है तो आपका फंडामेंटल राइट्स का कितना भी वायलेशन हो जाओ, सुप्रीम कोर्ट जा ही नहीं जा सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल 32 है ये फंक्शन में नहीं होता, इसलिए वो रिट्स इशू नहीं कर सकते। समझ गए आप। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में क्या है कि आपका जो आर्टिकल 32 और 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये आदेश दे सकते हैं रिट्स जारी करके। ये जो 5 रिट्स है इसको हमें देखना है। समझ गए आप। तो क्वेश्चन आता है कि ये रिट्स क्या है और कौन से मतलब जैसे कि कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोई आदमी गवर्नमेंट ऑफिशियल है, वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, उसकी वजह से फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको एक आदेश दे सकती है रिट्स के द्वारा। तो कौन सी रिट्स में सुप्रीम कोर्ट एक पब्लिक ऑफिशियल को ऑर्डर दे सकती है, कौन सी रिट में सुप्रीम कोर्ट एक लोकल कोर्ट को आदेश दे सकती है या किसी कंपनी को आदेश दे सकती है, ये सारी चीज़ें हमें ये रिट्स में देखनी। तो ये 5 टाइप की रिट्स है। देखो यहाँ पे ये जो रिट्स मैंने बताया ना आपको, रिट्स ऑफ, एक है हैबियस कॉर्पस, दूसरा है मैंडेमस, तीसरा प्रोहिबिशन, चौथा सर्टियोरेरी, और 5वां जो है वो है कोवारंटो। अब ये जो नाम है ना वो बड़े गंदे नाम है, समझ गए आप। ये देखो प्रोनाउंस करने में बहुत हार्ड हो जाता है, पर इसको एक बार मैं आपको तुक्का भी बता दूंगा, इसको याद कैसे रखने का है। तो रिट्स वेयर बोरोड फ्रॉम, ये जो रिट्स क्वेश्चन आएगा कहाँ से ली गई, ये जो रिट्स है ना इंग्लिश लॉ, मतलब अंग्रेज जो है ना, अंग्रेज के कॉन्स्टिट्यूशन हमने ली गई, उनके कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये रिट्स ली। तो एक एक को देखते हैं। तो पहले जो रिट्स है वो है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस क्या है, हैबियस कॉर्पस मैं आपको एकदम कंसेप्ट बताऊंगा सारी जो रिट्स है इसकी। देखो अब हम क्या देख रहे हैं, ये रिट्स क्या देख रहे हैं, क्यों कब इशू होती है, फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन हो जाए, अगर किसी इंसान के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो जाए, वो अगर कोर्ट में जाता है तो ये रिट्स इशू होती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट वो उसका जो फंडामेंटल राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, या हाई कोर्ट वो प्रोटेक्ट करने के लिए रिट्स इशू करता है। अब कोई आदमी ने, जैसे एक आदमी उसने दूसरे आदमी को डिटेन कर लिया, डिटेन मतलब क्या, उसको कैद करके रखा, उसको कैद करके रखा, और फिर किसी ने बोल दिया कि इस आदमी का फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, उसको कैद करके रखा गया है, तो सुप्रीम कोर्ट उस आदमी को रिट्स इशू कर सकता है कि प्रोड्यूस द बॉडी, उसको पेश करो कोर्ट में। समझ गए आप। इट इज़ ऑर्डर्ड इशू बाय टू कोर्ट टू अ पर्सन हु हैज़ डिटेन अनदर पर्सन, ये ऐसे आदमी को ये जो रिट्स इशू की जाती है जिसने किसी और आदमी को डिटेन करके रखा है, मतलब उसको कैद करके रखा है। टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ लेटर बिफोर इट, मतलब जो डिटेन किया हुआ आदमी उसकी जो बॉडी उसको मतलब उस कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाए। हिंस दिस इज अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी डिटेंशन, ये आर्बिट्रेरी डिटेंशन के खिलाफ है। दिस कैन बी इशू टू प्राइवेट पर्सन और पब्लिक अथॉरिटी। तो ये जो रिट्स है ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये पब्लिक अथॉरिटी मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसको भी दे सकती है, या प्राइवेट जो बंदा है, प्राइवेट कोई भी इंसान है उसको भी इशू कर सकती है। समझ गए आप। इसका मतलब जैसे कोई, जैसे मैं किसी को डिटेन कर लेता हूँ किसी आदमी को, और कोर्ट में केस जाता है कि इसने इसको कैद करके रखा है, तो मैं अगर कोर्ट में जाता हूँ तो कोर्ट में क्या बोलेगा, कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट जो और हाई कोर्ट जो है वो सबसे पहले वही बोलेगा कि भाई साहब आप जिसको डिटेन करके रखा है उसका फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, क्योंकि उसका राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन हो रहा है। समझ रहे ना, आपने उसको कैद करके रखा है, राइट टू आर्टिकल 21 जो है राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू लिव विद डिग्निटी, ये उसका वायलेट हो रहा है। आप उसको एक काम करो, ये फंडामेंटल राइट का उसको सबसे पहले हमारे सामने पेश करो। आपने मूवी देखी होंगी सनी देओल की, समझ रहे का, तारीख पे तारीख वाली, मतलब वो जो बोलता है तारीख पे तारीख, उसमें क्या होता है, ये जो लड़की इसका ना एक आदमी होता है, मतलब ये जो औरत है ये आती, देखो यहाँ पे एक जो गुंडा होता है ना उसने एक पर्सन को किडनैप करके रखा होता है, तो वो यहाँ पे आके ना दलील देने वाला होता है। दलील मतलब वो यहाँ पे विटनेस होता है, यहाँ पे आके जो अपनी गवाही है वो देने वाला होता है। तो वो तो किडनैप हुआ होता है,
वो मतलब ये लड़की, वही ये लड़की, सॉरी ये लड़की ये होती है, इसको किडनैप करके रखा होता है। तो कोर्ट ये जो है ना, ये पब्लिक ऑफिशियल जो है उनको, जैसे पुलिस है उनको ये रिट्स इशू करता है, कौन सी, हैबियस कॉर्पस। अब उसमें ये नहीं बोला कि रिट इशू करते, पर उसमें कोर्ट आदेश देता है कि पुलिस को कि जो आदमी जो कल तक यहाँ था, अब आज वो कैद में है किसी के, आप उसको सबसे पहले हमारे सामने प्रोड्यूस करो, समझ रहे। तो वो जो आदेश होता है ना, वो यही था, हैबियस कॉर्पस था वो। अब समझ गए होंगे आप कि अगर किसी को आप किडनैप करके डिटेन करके रखती हो तो कोर्ट बोलता है उसको सबसे पहले मेरे सामने लाओ। तो ये है हैबियस कॉर्पस में। दूसरा है मैंडामस। अभी मैंडामस में क्या पता है क्या, टू कमांड, मतलब जो ये जो रिट्स है, अगर किसी का फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो जाता है तो ये रिट्स सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा इशू की जाती है पब्लिक ऑफिशियल को, आस्किंग हिम टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटीज दैट ही हैज़ फेल्ड टू और रिफ्यूज टू परफॉर्म। मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करते हैं, अगर किसी पब्लिक ऑफिशियल मतलब गवर्नमेंट जो कर्मचारी जैसे पुलिस है, और उनके वजह से किसी का फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन हो जाता है, तो जो कोर्ट है वो कोर्ट पुलिस को आदेश देती है कि आप अपने जो ये ड्यूटीज़ है उसको परफॉर्म करो। आपने जॉली LLB 2 देखा होगा, उसमें सुंदरलाल त्रिपाठी वो पुलिस को आदेश देता है कि आपने जो टेररिस्ट है ना, उसमें आपने आपका काम परफॉर्म नहीं किया, आप उसको काम सही से करो। क्योंकि जब कोई पब्लिक ऑफिशियल अपना काम करना सही से काम नहीं करता है या फेल हो जाता है काम करने में, और अपनी जो ड्यूटी उसको रिफ्यूज़ कर देता है, एक तो ढंग से कर ही नहीं पाता या करने से इनकार कर देता है, तो उसको ये जो मैंडामस रिट्स है ये हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इशू की जाती है कि भाई आप अपना काम ठीक से करो, और इसके वजह से दूसरों का फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है, समझ गए। अब इसमें एक झोल है, जैसे उसमें जो झोल था कि वो दोनों को, उसमें एक यूनिक चीज़ थी, झोल मतलब यूनिक चीज़ थी कि जो ये जो देखो यहाँ पे हैबियस कॉर्पस जो है ना, ये इकलौत ऐसी रिट है जो पब्लिक और प्राइवेट दोनों को भी भेजी जाती है, दोनों ऑफिशियल पर्सन को भेजी जा सकती है। वैसे मैंडामस में एक यूनिक चीज़ है, उसमें ऐसी यूनिक चीज़ है कि ये जो है ना, ये सबको भेजी जाती है, सब सारे पब्लिक ऑफिशियल को, सारे कलेक्टर वलेक्टर सबको, बस प्रेसिडेंट, गवर्नर और जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, इन लोगों को ये चीज़, और इन्हीं प्राइवेट पर्सन, इन लोगों को ये चीज़ नहीं भेजी जा सकती, मतलब ये रिट्स नहीं भेजी जा सकती, समझ गए। मतलब प्रेसिडेंट, गवर्नर और जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, और इन्हीं कोई अगर प्राइवेट पर्सन है वो अगर अपना काम नहीं करता तो उसको ये रिट्स नहीं भेजी जा सकती, समझ रहे। तो अगर मैं अपना काम नहीं कर रहा हूँ और अगर फिर मैंने अपना काम नहीं किया, उसकी वजह से किसी का फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो गए, तो कोर्ट मुझे इशू नहीं, वो रिट्स इशू नहीं कर सकता, पता है। आप तो फिर बोलोगे यार इंडिविजुअल लोग तो फिर दूसरे का फंडामेंटल राइट वायलेट करेंगे, फिर उनको कौन करेगा, कोर्ट मुझे कुछ नहीं करेगा, कोर्ट इनको पुलिस को ये करेगा, पब्लिक ऑफिशियल है ना उसको रिट्स इशू करेगा। भाई साहब, आप एक आदमी जो जिसकी वजह से दूसरे आदमी का फंडामेंटल राइट वायलेट कराए, आप क्या मतलब फ्री का पेमेंट ले रहे हो, उसको पकड़ो जेल में ठोसो, समझ रहे आप। तो मुझे डायरेक्ट नहीं कर सकता। तो यही चीज़ है कि क्वेश्चन यही आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन से ऐसे फॉलोइंग रिट्स हैं जो कि प्राइवेट पर्सन को इशू की जा सकती। तो मैंडामस नहीं, सिर्फ हैबियस कॉर्पस जो है वही हैबियस कॉर्पस वही प्राइवेट पर्सन को इशू की जा सकती है। तीसरी चीज़ है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन क्या होता है, प्रोहिबिशन नहीं, प्रोहिबिशन में क्या होता है, प्रोहिबिशन में ना ये जो रिट्स है वो इशू की जाती है बाय हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स टू प्रिवेंट द लैटर, मतलब बाद वाले जो है उनको ये प्रिवेंट करने के लिए फ्रॉम एक्सेसिंग इट्स जुरिडिक्शन। इसका मतलब है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है वो क्या करते हैं, वो जो लोकल कोर्ट्स है ना, मतलब लोकल कोर्ट्स कौन से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, वो और ट्रिब्यूनल, इनको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये रिट्स इशू करते हैं कि आप भाई साहब आपने जो केस लिया है, वो जो केस आपका चल रहा है वो आपने आपके औकात से बाहर वाला लिया, मतलब आपका जो जुरिडिक्शन है उसके बाहर दिया गया है, मतलब आपको जो पावर्स दी परफॉर्म करने के लिए, उस पावर्स के बाहर जाके आपने वो केस परफॉर्म करे, समझ रहे। उनका जुरिडिक्शन एक्सीड, मतलब अपनी जुरिडिक्शन को पार करने के लिए ये पार किया है, इसलिए आप अपने जुरिडिक्शन के अंदर रहो, इसलिए ये इशू की जाती है रिट्स हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा, किसको, लोकल कोर्ट्स को, समझ गए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट टू लोकल कोर्ट्स विच टू स्टॉप द परफॉर्मिंग प्रोसीडिंग विद द केस नॉट फेल अंडर इट्स जुरिडिक्शन। मतलब आपको बताता हूँ, जैसे कल कोई केस चल रहा है किसी कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई केस चल रहा है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऐसा केस चल रहा है जो कि उनकी जुरिडिक्शन, उनके जो है दायरा, उस दायरे के अंदर नहीं आता, समझ रहे। तो उस कोर्ट को, वो कोर्ट कोई फैसला भी दे देता है और फैसला सही साबित भी हो जाता है, मतलब वो इंप्लीमेंट भी होना चालू हो जाता है। पर जब अगर कोई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अगर डालता है अंडर आर्टिकल 32 और 226, ये जो दो आर्टिकल है, इसके तहत अगर कोई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाता है और वो अगर बोलता है कि सर जी हमारा जो फंडामेंटल राइट वो वायलेट हो चुका है, क्योंकि ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या सेशन कोर्ट है, इस कोर्ट ने हमारा खिलाफ फैसला दिया और ये केस इनके अंडर आती नहीं थी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करेगा, उस कोर्ट को लताड़ मारेगा और उसको बोलेगा कि भाई साहब ये केस जो है आप इसको छोड़ दो, ये आपके जुरिडिक्शन में नहीं आता। तो ये जो है वो है प्रोहिबिशन नाम का जो रिट्स है वो है। उसके बाद है, ये नाम बड़ा गंदा है यार प्रोनाउंस करने के लिए,
सर्टियोररी जो है वो क्या पता है क्या, ये रिट्स इशू की जाती है बाय हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा टू लोअर कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल इधर टू ट्रांसफर द पेंडिंग केस विथ दे, मतलब लेटर मतलब उनके पास जो पेंडिंग केस है एक तो उसको ट्रांसफर करो, और टू स्क्वैश द ऑर्डर ऑफ द लेटर इन द केस, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा जो लोकल कोर्ट्स हैं इनको ये रिट्स इशू की जाती है ये बोलने के लिए कि भाई साहब आपने जो आपके अंदर जो केस है इस केस को तुरंत हमारे पास ट्रांसफर करो, इसको आज से हम देखेंगे, या आपने इस केस से रिलेटेड जो भी ऑर्डर पास किए वो ऑर्डर जो है ना इसको खारिज कर दो, समझ रहे, इसको नल एंड वाइड मार दो, इसको खारिज कर दो। तो ये दो चीज़ें आती है सर्टियोररी में, समझ रहे, नल्लीफाइड जजमेंट आपको एक काम करो नल्लीफाइड कर दो, मतलब इसको खारिज कर दो और ये केस जो है इसको ट्रांसफर कर दो, समझ रहे। बोथ दी टू परफॉर्म एंड स्टॉप द पब्लिक और परफॉर्म द ऑफिशियल ड्यूटीज़, मतलब जो है दो, एक तो ऑफिशियल ड्यूटी करना स्टॉप कर दो, उसको ट्रांसफर कर दो, और परफॉर्म करना बंद कर दो या इसको स्टॉप कर दो, समझ रहे, ये चीज़ें आती है। अभी इसमें क्या था, पिछले वाले में प्रोहिबिशन में क्या था कि लोकल कोर्ट्स को क्या करना है कि जो केस अपने जुरिडिक्शन में नहीं आता उसको छोड़ देना है, समझ रहे, उसको बस लतार लगाने के लिए ये रिट्स की ये केस आपकी जुरिडिक्शन में नहीं आता, आप इसको छोड़ दो। और इसमें क्या है सर्टियोररी में ये है कि ये जो केस है ये आप हमें ट्रांसफ़र करो या इसको जो इसके रिलेटेड जो आपने ऑर्डर दिया है इसको नलीफाइड कर दो, उसको खारिज कर दो। उसके बाद लास्ट वाला जो है वो है क्यो वारंटो जो है उसमें क्या है बाय व्हाट अथॉरिटी, मतलब उसमें क्या है ये रिट्स इशू की जाती है बाय कोर्ट टू इंक्वायर इनटू द लीगलिटी ऑफ क्लेम ऑफ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस, मतलब कोई आदमी अगर कोई पब्लिक पद पे है तो वह वहाँ पे कैसे अपॉइंट हुआ है, किस अथॉरिटी किस हैसियत से अपॉइंट हुआ है, इसके लिए जब कोई कोर्ट आदेश देता है तो उसको बोला जाता है को वारंटो, वो को वारंटो रिट्स के तहत दिया जाता है। मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी, समझ रहेगा, इशू ये रिट्स इशू की जाती पर्सन को रॉन्गली अपॉइंटेड इन द ऑफिस ऑफ अथॉरिटी, मतलब कोई आदमी अगर गलत तरीके से अगर अपॉइंट किया गया है तो उसको पूछने के लिए कि ये कि कैसे अपॉइंट हुआ है उसके लिए ये रिट्स है, उसका नाम है को वारंटो, समझ गए आप। तो इस तरह से हमने ये जो 5 रिट्स है पाँचों को देख लिया। वापस एक बार बताता हूँ, हैबियो कॉर्पस मीन्स क्या, अगर कोई आदमी किसी एक आदमी को डिटेन कर लेता है उसको कैद करके रखता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने आर्टिकल 32 और 226 को यूज़ करके पब्लिक ऑफिशियल या प्राइवेट ऑफिशियल कोई भी पब्लिक और प्राइवेट पर्सन को ये रिट्स इशू कर सकता है कि भाई साहब आपने जिसको डिटेन करके रखा है इसको कोर्ट के सामने पेश करो। दूसरा था मैंडमस जो था कि जो पब्लिक ऑफिशियल है ये अगर अपना काम सही से नहीं कर रहा है या काम करने सही से नहीं कर रहा है या काम करने से भाग रहा है तो उसको ये मैंडमस रिट्स इशू की जा सकती है कि भाई साहब अपनी ऑफिशियल ड्यूटी आप सही से परफॉर्म करो। तीसरा था प्रोहिबिशन में क्या था, जो लोअर कोर्ट से या ट्रिब्यूनल से उनको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा ये रिट्स इशू की जाती है ये बोलने के लिए कि आपके अंदर जो आपने केस लिया है ये आपके जुरिडिक्शन के अंदर आता नहीं, ये बाहर वाला केस आप अपने जुरिडिक्शन में काम कर रहे हो, इस केस को छोड़ दो। उसके बाद चौथा था सर्टियोररी में क्या था, इसमें यह था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लोकल कोर्ट और ट्रिब्यूनल से इनको डायरेक्शन देते कि जो केस आपके अंडर है उसको आप तुरंत जल्दी हमारे पास ट्रांसफ़र करो या इसके रिलेटेड आपने जो भी जजमेंट दिया है या ऑर्डर पास की इसको आप खारिज कर दो। उसके बाद लास्ट था को वारंटो में क्या था कि अगर कोई आदमी गलती से नहीं झोल करके या मतलब इलीगल वे से किसी को कई पब्लिक ऑफिस में अपॉइंट किया गया है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पूछ सकता है कि इसको किस तरीके से किसने अपॉइंट किया है, तो ये आता है को वारंटो में। तो इस तरह से हमने ये 5 रिट्स देख ली और आर्टिकल 32 इसको हमने यहाँ पे ख़त्म कर लिया। आगे चलते एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको क्या हुआ था। जयललिता जो कि अभी वो नहीं है अभी हमारे दुनिया में, वो गुजर चुकी 2-3 साल पहले। तो 2012 में क्या हुआ था, 2001 में 2012 बाद में हुआ था, 2001 में केस हुआ था। 2001 में ना जयललिता ना 4 जगह से इलेक्शन लड़ी थी, 4 कॉन्स्टिट्यूंसी से, कहाँ से, तमिलनाडु से। और हमारा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951 उसमें लिखा गया कि एक आदमी एक टाइम पे 2 ही कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ सकता है, मतलब 2 मतदार संघ से इलेक्शन का जो पर्चा वो भर सकता है अपनी सीट का, और 2 जगह से इलेक्शन लड़ सकता है। जैसे नरेंद्र मोदी लड़ते हैं 2 जगह से लड़े थे, वाराणसी और गुजरात से भी लड़े थे। तो चुनने के बाद एक जगह आपको खाली करनी पड़ेगी और एक जगह से आप खासदार होंगे, तो फिर एक टाइम पे 2 जगह से लड़ सकते हैं। पर जयललिता ने एक टाइम पे 4 जगह से लड़ी थी, 4 जगह से लड़ी थी। तो इसने जो क्लॉज है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 इसको तो इसने वायलेट कर दिया। तो क्या हुआ था 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया था, इनके खिलाफ है ना, जयललिता के खिलाफ के 4 नॉमिनेशन फॉर्म भरे थे 2001 में असेंबली पोल्स में। तो मद्रास हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, उनके खिलाफ ना क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो थी जयललिता के खिलाफ इसको खारिज कर दिया, उसको क्रैश कर दिया। एंड मद्रास हाई कोर्ट को पूछा कि वो ये जो उनके खिलाफ जो कार्रवाई चल रही इस पर री एग्जामिन की। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, मद्रास हाई कोर्ट को ऑर्डर दे दिया कि आप ये काम करो, समझ रहे,
ये काम आपके इसमें नहीं आता, इसको आप समझ रहे क्या, ये कर दो। तो ये भी यहाँ पे रिट्स यूज़ की गई थी। उसके बाद अभी ये एग्जांपल क्या वो छोड़ दूँ, उसमें रिटर्निंग ऑफिसर जो था उसने सही से काम नहीं किया था, जो भी था। बस हमें ये चीज़ देखने की, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को पूछा कि आप 4 मंथ में ये जो केस चल रहा है इस पर फैसला दो, एग्जामिन करो इशू को, और 4 मंथ में इस पर फैसला दो। तो यहाँ पे इन्होंने जो सर्टिफिकेट ना, ये जो है ये रिट से उसको इशू किया था, समझ गया आप। उसने सर्टिफिकेट जो है इस इशू को एक कर दिया था कि आपने जो फैसला दिया है ऑलरेडी, इस फैसले को आप एक री एग्जामिन करो, ये फैसला गलत है, इसको आप ये कर दो, नल एंड वॉइड मार दो और वापस इसको ये कर दो, समझ गए। तो ये एग्जाम्पल था किसका, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का, जो अंदर रिट्स आते उस रिट्स का। तो चलो आगे, इसमें देखो इसमें कुछ मिसलेनियस चीज़ें जो कि याद रखने की ज़रूरत है, हमें उसको याद रखते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हेबियस कॉर्पस, ये जो रिट्स है ना, समझ रहे, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है रिट्स के बारे में जिस पे क्वेश्चन आता है, मैं इसको इंग्लिश के यहाँ पे जो किसी भी हालत में भूलने नहीं, वो है हेबियस कॉर्पस जो है वो ऐसी ओनली रिट्स है, ऐसी इकलौते ऐसी रिट्स है जो कि प्राइवेट पर्सन को भी इशू की जाती है, बाकी कोई भी रिट्स प्राइवेट पर्सन को इशू नहीं की जा सकती। दूसरी चीज़, सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स ओनली फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स नॉट अदर पर्पजेज। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो रिट्स इशू करते हैं, जो 5 रिट्स हमने देखी, ये सिर्फ अगर किसी का फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुआ है उसके खिलाफ ही इशू कर दी सकती है। अगर नॉर्मल जैसे कि कोई ऑफिशियल ने अपनी, कोई पब्लिक ऑफिशियल है, पुलिस है, उसने अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं की और उसके वजह से अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, तभी उसको सुप्रीम कोर्ट राइट्स इशू कर सकता है। अगर नॉर्मल कोई और दूसरी चीज़ें समझ रहे कि जैसे कि चोरी होगी, तो सुप्रीम कोर्ट, जैसे कोई पुलिस ने अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं की, उसकी वजह से चोरी होगी, तो सुप्रीम कोर्ट उसको रिट नहीं इशू कर सकते, भाई आपने अपना काम क्यों नहीं किया, क्यों, क्योंकि उससे किसी का फंडामेंटल राइट्स नहीं वायलेट हुआ है, वो तो चोरी हो चुकी है, समझ रहे आप। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ फंडामेंटल राइट का वायलेशन होने के बाद और फंडामेंटल राइट को इन्फोर्समेंट करने के लिए ही वो रिट्स का इशू कर सकता है। वैसे हाई कोर्ट अदर एंड, हाई कोर्ट की चीज़ कैसे, हाई कोर्ट का क्या है, ये ना फंडामेंटल राइट्स का इन्फोर्समेंट करने के लिए भी यूज़ कर सकता है रिट्स को, और बाकी अदर पर्पजेस के लिए भी कर सकता है। जैसे कि चोरी भी हो गई तो हाई कोर्ट पूछ सकता है पुलिस को, भाई साहब आप कहाँ थे, आपने अपनी ड्यूटी क्यों नहीं की, समझ गए। तो हाई कोर्ट का जो दायरा है रिट्स का वो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है, इससे हमें ये चीज़ पता चल जाती है। तो अगर ऐसा स्टेटमेंट आता है, एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स कंसर्न सुप्रीम कोर्ट हैज़ लोअर जुडिक्शन ओवर द रिट्स एज कम्पेयर टू हाई कोर्ट, तो ये जो स्टेटमेंट है ना ये सही है, सुप्रीम कोर्ट के पास कम पावर है, तो ऐसा स्टेटमेंट आता है। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, इट मीन्स दैट द रिट्स जुडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट इज वाइडर, इसकी ज़्यादा बड़ी देन दी सुप्रीम कोर्ट, समझ गए। चलो देखो कौन सा रिट्स का स्टैंड करता है। अब सुप्रीम कोर्ट ये क्या है, यहाँ पे हमने देखा कि इसका जो जुडिक्शन है वो नैरोअर है, ये सिर्फ फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होने पे लागू करता है और कंपलसरी, मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई रिट्स इशू कर दी तो भाई साहब मतलब ऊपर से यमदेव भी नीचे आ जाए, वो रिट्स को कंपलसरी उसको एक्सरसाइज करना है, उस पर इंप्लीमेंट करना है, समझ रहे। और ये वाइडर है पूरे देश में, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास जो रिट इशू करने का पावर है वो कम है मतलब क्या, वो सिर्फ फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो तभी रिट्स इशू कर सकती है, पर ये करती तो ये पूरे इंडिया के लिए कर सकती है। और अगर ये इसने अगर रिट्स इशू कर दी तो ये क्या है, ये कंपलसरी इसको एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा। वैसे हाई कोर्ट क्या है, हाई कोर्ट बस जो रिट्स का जो जुरिडिक्शन है दायरा वो बहुत बड़ा है, ये फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन होता है तब भी कर सकती है, और लीगल राइट दूसरा कोई उसका अगर वायलेशन हो जाता है तभी भी हाई कोर्ट क्या कर सकता है, रिट्स इशू कर सकता है, लीगल राइट का भी, अदर पर्पज जो बोला था हमने वो उसके लिए। और ये क्या हाई कोर्ट का पर दायरा का मतलब जो है उसका जो एरिया वो कम है। रिट्स का जुडिक्शन मीन्स क्या, रिट्स का जुडिक्शन मीन्स क्या कि ये फंडामेंटल राइट को भी कर सकता है और लीगल राइट को भी कर सकता है, पर जो अगर दायरा मतलब अगर टेरिटरी देखी जाए तो हाई कोर्ट जिस स्टेट का हाई कोर्ट है बस उसके अंदर जितना जुडिक्शन आता है एरिया उसी के रिलेटेड रिट्स इशू कर सकता है। मतलब अगर कश्मीर में किसी का फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो जो बॉम्बे हाई कोर्ट है वो रिट्स इशू नहीं कर सकता, समझ रहे, उसके लिए जो कश्मीर वाला वो है वही श्रीनगर हाई कोर्ट वही इशू कर सकता है, समझ गए आप। वैसे सुप्रीम कोर्ट पूरे देश के लिए कर सकता है। और अगर इसने अगर ये डिस्क्रिशनरी मतलब ये जो अगर हाई कोर्ट अगर रिट्स इशू करता है तो इसको कोई आदमी रिफ्यूज भी कर सकता है, तो ये मानने पे अगर ये जिसको रिट्स इशू की गई उसके मानने पे कि वो इस रिश्यू को अडोप्ट कर मतलब एक्सेप्ट करता है या नहीं, तो ये इसको रिफ्यूज भी कर सकता है। पर सुप्रीम कोर्ट का जो दंड है वो बहुत भारी, इसको रिफ्यूज नहीं किया जा सकता, इसको आपको मानना ही पड़ेगा, समझ गए। तो ये कुछ पॉइंट थे रिट्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के। अब यहाँ तक देखो, अब मैं आपको बताता हूँ फंडामेंटल राइट्स जो है ना, जो फंडामेंटल राइट्स 6 टाइप के, उसमें आर्टिकल कितना 14 से लेकर कहाँ तक, अब हमने ये जो देखा ये 32 तक, ये इसमें ना वो 6 फंडामेंटल राइट्स में ये आर्टिकल से 14 से लेकर कितने 32 तक। पहला चैप्टर हमने देखा था, पहला नहीं एक्चुअली चैप्टर तो 5वां था, पर उसमें पहला आर्टिकल उससे स्टार्ट होता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इसमें आर्टिकल कितने 1 to 4। उसके बाद हमने देखा था कौन सा सिटीजनशिप, उसमें कितने हैं, उसमें 5 से
11 है। अब फंडामेंटल राइट्स कहाँ से चालू होता है? 14 से 32 तक। तो बीच में ये जो है 11 तक तो होगा एक्चुअली, 12 और 13, और उसके बाद क्या है 32 के बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा फंडामेंटल राइट के बाद डीपीएसपी, उसमें जो है उसमें कितने आर्टिकल आते हैं? उसमें 36 से आता है आगे 50 तक। तो फिर उस मतलब सिटीजनशिप के बाद और फंडामेंटल राइट जो चैप्टर है इससे पहले ये जो 12 और 13 आर्टिकल है, और 32 के बाद कितना 36 से स्टार्ट होता है, मतलब 33, 34, 35। तो ये जो आर्टिकल है ना ये फंडामेंटल राइट्स के अंडर ही आते हैं, मतलब इस चैप्टर के अंडर आते हैं, पर ये फंडामेंटल राइट्स नहीं, समझ रहे हैं आप? तो पर ये आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स नहीं को शो नहीं करते, पर ये फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में आते हैं। इसलिए जैसे आर्टिकल 212 था, क्या था? स्टेट को डिफाइन करता है। आर्टिकल 12 का वो फंडामेंटल राइट थोड़ी स्टेट को डिफाइन करता है। ये 13 है, ये बोलता है डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये भी फंडामेंटल राइट नहीं, पर इसको भी हमें इस चैप्टर के तहत देखना है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? तो हमने अभी 14 से ये 11 भी देख लिया, 12 और 13 भी देख लिया, और 14 से लेकर 32 तक भी हमने फंडामेंटल राइट देख लिए। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर ना उसमें हमें क्या देखना है? उसमें हमें 36 से देखना है। बट अभी ये जो बच्चे हुए ना ये है आर्म फोर्सेज जो है ना, मतलब जो हमारी मिलिट्री रिलेटेड जो है ना इंटेलिजेंसी, उनके लिए कुछ राइट्स है। ये 33, 34, 35 इसको भी हमें इसी चैप्टर में देखना है। समझ गया अभी? तो ये एक्सप्लेन करने के लिए इतना सारा हमने अभी देखा। तो अभी तक देखते हैं हम आर्टिकल 33, 34 और 35 इसको देखते हैं। ये आते हैं आर्म फोर्सेस एंड मतलब उससे रिलेटेड जो फंडामेंटल राइट्स के जो कुछ प्रोविजंस हैं वो हम देखते हैं। समझ रहे? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल 33 को सबसे पहले देखते हैं। आर्टिकल 33 बोलता है कि पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू रिपील द फंडामेंटल राइट्स ऑफ मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड अदर रिलेटेड एजेंसीज। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि पार्लियामेंट को आर्टिकल 33 ने पावर दी पूरी कि आप लोग ये क्या एब्रोगेट मतलब रिपील निकाल दे सकते हैं, आप फंडामेंटल राइट निकाल सकते हैं। कौन से मेंबर का? आर्म फोर्सेस, जो मिलिट्री लोग हैं उनका, ये जो पैरामिलिट्री होते हैं उनका, पुलिस फोर्स उनका, इंटेलिजेंस एजेंसी मतलब जो हमारा रॉ, आईबी, ये जो है ना CIA हमारा जो है ना इनका भी, और उसके बाद अदर रिलेटेड एजेंसीज, तो इनका भी ना आप फंडामेंटल राइट्स को निकाल सकते हैं। इतने लोगों का मतलब इनको फंडामेंटल राइट, जैसे कि कोई पुलिस है या कोई मिलिट्री वाला है, ये कल अगर बोलता है कि मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो गया है, तो उसका फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन जो है उसके लिए वो कोर्ट में नहीं जा सकता, क्योंकि ना उनका पार्लियामेंट में अगर ऐसा लॉ बना दिया कि इनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन भी हो जाता है तो ये कोर्ट नहीं जा सकते। क्यों? अब ऐसे आप बोल रहे क्यों? क्योंकि इनको ऐसी जगह काम करना पड़ता है, जैसे इंटेलिजेंस एजेंसी और ये रॉ वाले एजेंट ही, अरे भाई साहब इनको ऐसी जगह काम करना पड़ता है, वहाँ फंडामेंटल राइट वो सारा चीज़ वो लॉजिक काम ही नहीं करता, वहाँ डेमोक्रेसी वगैरह, वहाँ तो पूरा झोल वाला काम होता है। इनको तो एट एनी कॉस्ट साम दाम दंड भेद करके वहाँ पे काम करवाना पड़ता है। तो इसलिए इनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है। तो पार्लियामेंट को आर्टिकल 33 ने पावर दी कि आप कुछ भी लॉ बना सकते हैं ऐसा कि इनका फंडामेंटल राइट को आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। वैसे देखो यहाँ पे लिखा है पार्लियामेंट कैन रिस्ट्रिक्ट और सस्पेंड द आर्टिकल 32। इनका जो आर्टिकल 32 है मतलब कोर्ट जाने का, सुप्रीम कोर्ट में जाने का, कि पूछने का कि भाई साहब हमारा फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है, इसको सस्पेंड कर सकती है आर्म फोर्सेस, पुलिस, पैरामिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसी, इनके जो लोग हैं उसका जो आर्टिकल 32 है इसको पार्लियामेंट सस्पेंड कर सकती है। समझ गए? उसके बाद प्रोविजन टू इंश्योर द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज एंड मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन अमंग देम। ये जो प्रोविजन है इसलिए क्योंकि इनका जो प्रॉपर ड्यूटीज़ और उनका जो डिसिप्लिन है इसको मेंटेन करने के लिए ये प्रोविजन लाया गया है। समझ गए? आर्टिकल 33। तो नोट इधर क्या लिखा हुआ है देखो, लॉ मेड बाय पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 33 कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ। इसका मतलब अगर पार्लियामेंट कुछ लॉ लाती जो इनका जो फंडामेंटल राइट्स है क्यों इतने लोगों का, इनका फंडामेंटल राइट को वायलेशन मतलब इनका फंडामेंटल राइट जो है उसके खिलाफ कोई इनका फंडामेंटल राइट है इसके खिलाफ ये तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकती। तो आर्टिकल 33 के अनुसार अगर पार्लियामेंट ऐसे कोई लॉ लेके आती जो इनके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तो उसके खिलाफ कोई सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता और आर्टिकल 33 को चैलेंज नहीं कर सकता। समझ रहे? वो जो लॉ बना हुआ है पार्लियामेंट के द्वारा अंडर आर्टिकल 3 इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। समझ गए? अगर करना है तो आपको आर्मी कोर्ट में जाना पड़ेगा। समझ रहे? आर्मी का जो कोर्ट होता है ना, मार्शल कोर्ट होते हैं, उसमें जाना पड़ेगा, जो कि आर्टिकल 33 और 34 का अगर वायलेशन हो जाता है या आर्टिकल 33 और 34 से रिलेटेड जितना भी मैटर है उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आप आर्मी कोर्ट में देखोगे। अपना जो कोर्ट ऑफ लॉ है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल जो कोर्ट है उसमें नहीं जाएगा, उसमें कुछ नहीं होगा। समझ गई? ये था आर्टिकल 33। समझ गए? आर्टिकल 33 क्या है? आर्टिकल 33 पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो ऐसा लॉ बना सकते हैं कि इन लोगों का जो फंडामेंटल राइट्स है इसको निकाल लिया जा सकता है ताकि ये अपना जो ड्यूटी है वो सही से परफॉर्म करे। उसके बाद आर्टिकल 34, 35। आर्टिकल 34 क्या बोलता है? आर्टिकल 34 देखो यहाँ पे, दिस आर्टिकल प्रोवाइड्स द रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स while martial law in the force in any area within the territory of India।
इसका मतलब क्या है, ये 34 आर्टिकल बोलता है दिस प्रोवाइड द रेस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करता है जब मार्शल लॉ किसी एरिया में जो है वहाँ पे तैनात है। मार्शल लॉ मतलब क्या होता है, जैसे ये देखो यहाँ पे एक ये एक्ट है, समझ रहे क्या, आर्म फोर्स स्पेशल प्रोविजन एक्ट। ये जो एक्ट है ना, ये अगर कहीं पे लागू होता है तो मिलिट्री जो है हमारी, उनको डायरेक्ट राइट टू किल का लाइसेंस मिल जाता है। मतलब अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे दंगे हो रहे हैं, डिस्टर्बेंस है, वहाँ पे कोई जैसे कि कश्मीर का कोई एरिया है, वहाँ पे बहुत बड़ा टेररिस्ट लोग बैठे हुए हैं या कुछ ऐसा दंगा वंगा कुछ भी चल रहा है, बहुत बड़ी चीज़ जो पुलिस के कंट्रोल से बाहर है, तो वहाँ पे आर्मी जाती है और आर्मी को बोला जाता है कि आप ये एक्ट लागू कर दिया जाता है वहाँ पे कि आर्म फोर्स स्पेशल प्रोविजन एक्ट। तो इसके हिसाब से वहाँ की जो आर्मी वो किसी को भी जाके किसी के घर में जा सकती है, बिना वारंट के उनको जाके वहाँ पेल सकती है, उनको उड़ा सकती है, मतलब राइट टू किल का उनको ये मिल जाता है। तो ये क्या बोल रहे हैं, आर्टिकल 34 वही बोल रहे हैं कि जब मार्शल लॉ अगर फोर्स इन फोर्स में होता है, मतलब मार्शल लॉ जब लागू किया जाता है, तब उस टेरिटरी में फंडामेंटल जो राइट है उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। समझ गए आप। तो आर्टिकल 33 और आर्टिकल 34 ये जो है, इसके रिलेटेड अगर कोई चीज़ भी होती तो उसको ना मिलिट्री के जो कोर्ट है उसमें देखा जाता है, इसको सिविल कोर्ट में इससे सुनवाई नहीं होती। और आर्टिकल 35 जो कि फंडामेंटल राइट्स जो चैप्टर है हमारा, उसका लास्ट आर्टिकल है, आर्टिकल 35 बोलता है, ये पार्लियामेंट को पावर देता है। आर्टिकल 35 पार्लियामेंट मेक्स द लॉ टू गिव इफेक्ट एंड सर्टन स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स शैल बी वेस्टेड ओनली इन पार्लियामेंट नॉट द स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब ये बोल रहा है आर्टिकल 35 कि फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड कोई भी लॉ बनाना है तो उसका जो हक है, उसका जो राइट है, वो पार्लियामेंट के पास है, स्टेट लेजिस्लेचर मतलब स्टेट का जो विधानसभा है उसके पास नहीं। मतलब स्टेट गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड कोई भी लॉ नहीं बना सकती। अगर ऐसा कोई लॉ बनाना है फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड तो ओनली इन पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट में ही बना जा सकता है। समझ रहे, पावर टू मेक लॉ टू गिव इफेक्ट एंड सर्टन स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स शैल बी वेस्ट ओनली इन द पार्लियामेंट नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेचर। एग्जाम्पल क्या है उसका, आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, मैंने बताया ना आपको, तो ये जो उसका एग्जाम्पल है, तो यही था आर्टिकल 33, 34, 35। तो यहाँ तक हमने फंडामेंटल राइट्स का जो था आर्टिकल 33, 34, 35 ये देख लिया। और उससे रिलेटेड 35 में क्या बोला, देखो अंडर आर्टिकल इन आर्टिकल 35 पार्लियामेंट कैन इम्पावर द लोअर कोर्ट्स। लोअर कोर्ट को पार्लियामेंट तक मतलब पावर इम्पावर कर सकते हैं, ताकत दे सकता है कि वो जो फंडामेंटल राइट्स है इनके इन्फोर्समेंट के लिए डायरेक्शन ऑर्डर इशू कर और रिट्स इशू कर सकते हैं। जैसे हमने बोला ना कि अंडर आर्टिकल 33 और अंडर आर्टिकल 226 इसके तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इनके पास ये पावर है कि ये रिट्स को इशू कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए, या इनका वायलेशन होने के बाद उससे के खिलाफ वो उसको वापस इन्फोर्स करने के लिए रिट्स इशू कर सकते हैं। बट यह लिखा है कि पार्लियामेंट के पास भी ऐसे पावर है कि कोई वो लोकल कोर्ट है कोई, उसको भी वो ये पावर दे सकती है कि आप भी भाई साहब रिट्स इशू कर सकते हो। समझ गए, तो ये आर्टिकल 35 के अंदर आता है। तो ये यहाँ तक हमने सारे के सारे देख लिए। देखो हमारे फंडामेंटल जो ये चैप्टर फंडामेंटल राइट्स, इसमें हमने 12 से लेके 35 तक ये हमारे आर्टिकल खत्म कर लिए। समझ गए, तो यहाँ तक हमारा फंडामेंटल चैप्टर खत्म हो गया। अब उससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें वो देखते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो है आर्टिकल 35। ये आपने न्यूज़ में काफ़ी बार सुना होगा, अभी ये फंक्शन में नहीं है, मतलब इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी निकाल दिया है इसको, इन फंक्शन डिस फंक्शन कर दिया है। फिर भी हम इसको पढ़ते एक बार, ये न्यूज़ में काफ़ी था। ये क्या था मैं आपको बताता हूँ। देखो जम्मू कश्मीर जो है ना, जम्मू कश्मीर जो है उसको स्पेशल राइट्स मतलब स्पेशल प्रिविलेज दिए गए थे अंडर आर्टिकल 370 एंड अंडर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है, हमारा जो जम्मू कश्मीर जो था ना उसके पास पहला उसका खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन था, वो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चलता था। और जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था एक आर्टिकल में, उसका नाम था आर्टिकल 370। मतलब उसमें लिखा था कि इसमें ये चीज़ हो सकती है, वो चीज़ नहीं हो सकती। ये सारे जो उनका जो रूल्स रेगुलेशन थे जम्मू कश्मीर के लिए, वो हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन उसका आर्टिकल 370 उसमें डाला गया था। समझ गया, तो जम्मू कश्मीर को स्पेशल राइट्स से स्पेशल प्रिविलेज थी। तो वैसा ही एक ऐसा काफ़ी स्पेशल प्रिविलेज थे उसके पास, तो वैसा एक स्पेशल प्रिविलेज था जो कि आर्टिकल 335A में डाला था। और वो जो स्पेशल प्रिविलेज था उसका नाम था, मतलब वो था कि जम्मू कश्मीर में बाहर से कोई आदमी जाता है जो परमानेंट रेसिडेंट नहीं, जम्मू कश्मीर स्टेट का जो परमानेंट रेसिडेंट नहीं है, वो वहाँ पे लैंड नहीं खरीद सकता। समझ रहे, तो ये वहाँ पे लैंड नहीं खरीद सकता। तो नो आउटसाइडर कैन परचेस लैंड इन जम्मू कश्मीर। इवन जो गर्ल है वहाँ की जो लड़की जम्मू कश्मीर की, वो अगर किसी आउटसाइडर से शादी करती, मतलब जो ऐसे आदमी से शादी करती जो कि जम्मू कश्मीर का बाहर रहने वाला, स्टेट के बाहर रहने वाला है, जम्मू कश्मीर का सिटीजन नहीं, दूसरे स्टेट का सिटीजन है, तो वो जो अपना राइट टू लैंड परचेस का, वो तो पहले सिटीजन थी जम्मू कश्मीर की, तो उसके पास पावर थी, वो जम्मू कश्मीर से ज़मीन खरीद सकती है। पर जैसे वो जम्मू कश्मीर के बाहर जाके शादी करती दूसरे आदमी से, तो वो अपना राइट वो भी खो देती, मतलब वो भी ज़मीन बाद में खरीद नहीं सकती। समझ रहे, तो ये राइट टू इक्वलिटी को वायलेट कर रहा था। तो सबको इक्वल, जैसे सब एक देश के नागरिक है, उनके पास राइट टू इक्वलिटी का प्रोविजन नहीं। तो ये जो था राइट टू इक्वलिटी, ये जो 35A राइट टू इक्वलिटी को वायलेट कर रहा था, आर्टिकल 14, 15 को वायलेट कर रहा था। तो इसके वजह से इस आर्टिकल को 2019
में गवर्नमेंट ने इस आर्टिकल को खारिज कर दिया, समझ रहे हैं। तो अभी ये आर्टिकल फिलहाल इन फंक्शन है, मतलब इसको निकाल दिया, रिमूव कर दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, पर आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत न्यूज़ में था, इसलिए मैंने आपको बताया। तो यहाँ तक हमने हमारा जो चैप्टर फंडामेंटल राइट्स इसको पूरा खत्म कर लिया। तो इससे रिलेटेड देखो कुछ मिसलेनियस चीज़ें, मिसलेनियस मतलब क्या, कुछ चीज़ ऐसी है जो क्वेश्चन आ सकता है और आप भूल सकते हो, तो मैं आपको बता देता हूँ। द कंसेप्ट ऑफ मार्शल लॉ हैज़ बीन बोरो फ्रॉम इंग्लिश कॉमन लॉ। तो हमारे देश में जो मार्शल लॉ का कंसेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो अंग्रेज जो है उनके कॉन्स्टिट्यूशन से लेके आए हम। मार्शल लॉ इज़ नॉट डिफाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशन, मार्शल लॉ है ये डिफाइन नहीं किया है, जैसे फेडरल वर्ड है इसको भी डिफाइन नहीं किया है कॉन्स्टिट्यूशन में, वैसे ही मार्शल लॉ को भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है, समझ गए आप। अब वो और एक चीज़, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये जो आर्टिकल 14 है ये मैंने उस टाइम भी बताया था, ये यूके से लिया गया था इक्वलिटी बिफोर लॉ, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है ये यूएसए से लिया गया था। अनटचेबिलिटी ये जो वर्ड है ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है। मिलिट्री जो लॉ है ये भी डिफाइन नहीं किया गया है। अब माइनॉरिटी इज नॉट डिस्क्राइब इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो वर्ड है माइनॉरिटी इसको भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब नहीं किया गया है, समझ रहे हैं, इस वर्ड को भी कॉन्स्टिट्यूशन में डाला नहीं गया है। द रिट्स वेयर बोरोड फ्रॉम द इंग्लिश लॉ एंड दे आर नोन एज दी क्या है, प्रीरोगेटिव रिट्स। जो इंग्लिश लॉ है मतलब अंग्रेजों का जो लॉ है वहाँ से हमने रिट्स को वहाँ से बोरो किया है, वो वहाँ से उठा के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है और उसको बोला जाता है प्रीरोगेटिव रिट्स बोला जाता है, समझ गए। उसके बाद और क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला गया था आर्टिकल 21 में कि उसको ये भी इंक्लूड कर दिया था कि पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, ये भी किसी हर एक आदमी का राइट टू लाइफ जो है, मतलब ज़िंदगी जीने का जो हक है किसी आदमी को, वो आर्टिकल 21 में लिखा गया है, राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऐड कर दिया कि हर एक आदमी का पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में रहने का भी उसका एक फंडामेंटल राइट है। तो अगर उसको वायलेट किया जाता है, किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाता है, तो उसके खिलाफ कोर्ट में जाके बोल सकते हैं कि हमारा जो गवर्नमेंट है स्टेट हमें पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, समझ गए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो कि याद रखने की थी। उसके बाद क्या है, ये क्या है, डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट, ओके हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर, एज पर द डायरेक्शन गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट, आरटी आपने सुना होगा, राइट टू एजुकेशन, ये एक्ट लगाया था। उसमें क्या बोला गया था कि सारे प्राइवेट जो स्कूल है वो उसमें जो, जैसे कि आपके घर के आसपास है ना, आपके घर के आसपास जितने भी स्कूल है, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट स्कूल हो, उसमें 25% जो सीट्स है ना वो लोकल वहाँ के जो लोग हैं ना 3 किलोमीटर के आसपास जो लोग रहते हैं उनको पुअर लोगों को फ्री में देनी पड़ती, मतलब जैसे कोई प्राइवेट स्कूल उसके एकदम फी दबा के, पर वो जो स्कूल है वो 25% जो सीट है ना, जैसे 100 बच्चों को वो पढ़ाता है तो 25 बच्चे को उनको फ्री पढ़ाना पड़ेगा, जो कि वहाँ के लोकल 3 किलोमीटर के आसपास के एरिया में रहते हैं, समझ गए। ये आरटी एक्ट के अंदर आपको पता होगा, एक्चुअली काफ़ी लोग ये चीज़, ये सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के हिसाब से आरटी एक्ट में डाली गई थी, समझ रहे। उसके बाद चलो यही सब काफ़ी चीज़ें, बाकी जो चीज़ें वो इतनी कुछ खास नहीं, तो ये मिसलेनियस चीज़ें थी। तो इस तरह से हमने जो हमारा ये जो चैप्टर था 7 नंबर का फंडामेंटल राइट्स, इसको हमने एकदम डिटेल में कवर किया है 3 लेक्चर में, पिछले 2 लेक्चर और अभी का आज का लेक्चर। तो आप इसको, अगर जिसने भी इसको नहीं देखा होगा आप इसको सही से देख लो। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, तो अगर हम इसको रिवाइज करेंगे जो आर्टिकल सारे के सारे 1 से लेके अब तक 35 तक, तो वीडियो और लंबी हो जाएंगी। तो इससे अच्छा ये जो सारे आर्टिकल्स हैं ना, इसको मैं सेपरेट वीडियो में 1 से 35 तक जो सारे आर्टिकल है इसको फास्ट फॉरवर्ड रिवाइज करेंगे एक सेपरेट वीडियो में, समझ रहे, छोटी वीडियो होगी 10-15 मिनट की, उसमें सारे सारे विथ एग्जाम्पल हम वापस रिवाइज करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, इन्जॉय। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में दी हुई बेल को प्रेस कीजिए।